हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपके पास लेके आए हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का पूरी किताब में से मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने ये तो देखा होगा हर जगह कि पूरी किताब में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए। इसलिए आज हम इसी पे एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि पूरी जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पूरी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वो हम इसमें आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारे चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन अर्थव्यवस्था किसे कहते थे, यह देख सकते हैं आप। इसमें यह आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा ये देख सकते हैं, एक ऐसा संगठन जिसमें लोग अपनी कार्य करके जीविका चलाती है। हमने वीडियो पॉज क्योंकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था हो गया। अर्थव्यवस्था किसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसे याद करके जाए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन बताए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं उसका वर्णन करना है। तो आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी वस्तुओं को स्वामित्व जो होता है किसी निजी व्यक्ति या संस्था के पास, उसे पूंजीवादी। अभी आप देख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी वस्तुओं को जो स्वामित्व या अधिकार होता है वो किसी सरकार के पास, जो कि सार्वजनिक होती है यानी पूरे समाज के लिए। और जो लास्ट है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अवस्था जिसमें ये पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, उसे हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। जैसे भारत मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस है, और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारा अमेरिका है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स लघु में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें लोग, ये देखिए हमने लिख दिया, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भावी पीढ़ी क्षमता योग्यताओं के समझौता पूरी की जाती है, ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सतत विकास हम वैसे विकास को कहते हैं जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा की जाए, वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा की जाए, लेकिन उसके साथ साथ भविष्य जो हमारा भविष्य में आवश्यकता आने वाला है उसे भी हम लोग ध्यान में रखें, तो उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है कि 4 नंबर, आय से आप क्या समझते हैं। तो आय से हम क्या समझते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति तो उसे व्यक्ति का आय कहते हैं। तो ये देखिए आय किसे कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उसे कार्य कर जो उसे प्रासंगिक जो उसे पैसे या जो भी उसे मिलती है मेहनताना, उसे हम लोग उस व्यक्ति क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम। ठीक। ये हम इसे ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट भाषा में कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम, जैसे मान लीजिए एक मजदूर होता है वो कैसा काम करता है, जो मजदूर होता है वो शारीरिक काम करता है, लेकिन जो एक कंपनी में बैठा जो कंप्यूटर पे काम करता है वो कैसा काम, वो मानसिक कार्य करता है। दोनों काम करते हैं, दोनों भी काम करते हैं, और दोनों को उसके बदले ही पैसे या रुपए जो भी मिलते हैं तो उसे उस व्यक्तियों को हम लोग आय कह देते हैं। ठीक। हाँ, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। 5 और 6 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स किए हैं, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताना है और एवं उसके आय बताना है। तो इसको आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए बिहार के यही क्वेश्चन था। तो ये देखिए पहला होता है बिहार के आर्थिक जो कारण है वो उसमें होता है जनसंख्या वृद्धि में तेजी। बिहार में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। तो बिहार में सड़क बिजली सब की बहुत प्रॉब्लम है, आज भी बहुत गांव में है, इसलिए उसका भी अभाव है। नेक्स्ट है बाढ़ एवं सूखा से क्षति, क्योंकि हर बार बाढ़ एवं सूखा आ जाती है जिससे कि गाय जानवर पशु सबको नुकसान होता है, फसल को सबसे अधिक ये हो गया। अब जो मैं इसके बाद देखिए आप इसका देख सकते हैं चौथा नंबर में औद्योगिक विकास में उद्योग बिहार में तो है ही नहीं, ना के बराबर है। नेक्स्ट जो है कुशल प्रशासन, मतलब अच्छा प्रशासन है, रिश्वतखोरियां बहुत होती है इसलिए भी ये। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन इसमें दिया वो देखिए ये है कि इसके उपाय बताएं। तो आइए हम इसके उपाय भी देखते हैं। ये देख सकते हैं इसके उपाय, जनसंख्या पे नियंत्रण में करना है, कृषि में विकास तकनीकी से हमें कृषि करनी, बाढ़ एवं सूखा पे नियंत्रण करना है, आधारिक संरचना का विकास करना है, बिजली पानी सबका हमें विकास करना है, उद्योग का बिहार में उद्योग की बहुत कमी, उद्योग हमें खोलना है, और स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। आप बताइए, हमें कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज्यादा उद्योग भारत के किस राज्य में है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय जो ये अब चैप्टर 2 में आ गया, जो पहले वाला जो था ये सब ऊपर आप देख सकते हैं, जो पहले था ये सब 1 चैप्टर से था। तो अब देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय हर बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए आपको इसके हमेशा याद करना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी देश में मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं से कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये 2 नंबर में इतना आप लिख लीजिएगा तो ये आपका राष्ट्रीय आय का मिल जाएगा। ये हमारा 2 चैप्टर का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो इसे आप कमेंट में बताइए कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला जिसे आप लिख के हमें कमेंट बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां 3 होती हैं, इन्हें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट है आय गणना विधि, जब देश के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय गणना की जाती है तो हम लोग आय गणना विधि कहते हैं। सेकंड जो है व्यय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यय के आधार पर राष्ट्रीय गणना तो हम लोग व्यय गणना विधि कहते हैं। और लास्ट है
उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना तो जब राष्ट्रीय व्यक्ति उत्पादन के राष्ट्रीय गणना की जाती है तो उसी उत्पादन, और ये जो आप देख सकते हैं मूल्य योग विधि और एक व्यवसायिक गणना विधि, ये ऑप्शनल है, ये जानने पूछता है। ये तीन ही सबसे मुख्य है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, ये तीन ही है। ये तीनों का भी याद करके जाइए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा सेंटअप में, फिर त्रैमासिक हमेशा ही पूछा था, इस बार भी पूछने का 90% चांस है कि पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। और जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? क्वेश्चन हमेशा बहुत बार 5 मार्क्स में पूछ चुका है, इसलिए इसका 99% हम गारंटी देते हैं कि इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। इससे भी आप पढ़ के इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आय गणना के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं, इतना है, ये यहाँ तक है कि सीएसओ, ये भी सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछे। 1980 सन 1954 में सरकार ने राष्ट्रीय आय आंकड़ों संगठन विभाग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम शॉर्ट नेम सीएसओ कहते हैं। तो यही हमारा जो था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे हम वीडियो कर 2 लेसन तक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी 3 लेसन से लेकर आगे तक की बनेगी। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस पाएं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए हमारी चैनल के साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।